गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हमारा पर्यावरण भूगोल के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। और आज इस वीडियो में हम जिन जिन पाठों के MCQs करेंगे वो हैं पाठ 7, 8, 9 और 10। सबसे पहले हम पाठ 7 लेते हैं जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। प्रश्न नंबर 1 है, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर। अगला प्रश्न, मनुष्य ने समय के साथ कौन कौन से साधनों का विकास किया? खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के साधनों का। प्रश्न 3, वे स्थान जहाँ लोग घर बनाते थे क्या कहलाती थी? बस्तियाँ। प्रश्न 4, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? बसाव स्थान। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन सी हैं? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ भूमि। प्रारंभिक मनुष्य कहाँ निवास करते थे या कहाँ रहते थे? वृक्षों पर या गुफाओं में। प्रश्न 7, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट होने का क्या कारण है? पर्याप्त जल में जल की उपलब्धता और उपजाऊ भूमि। मानव बस्तियों के बड़ी होने के क्या कारण हैं? यानी मनुष्य की जो बस्तियां हैं वो फैल कैसे रही हैं, बड़ी कैसे होती जा रही हैं, विकास कैसे हो रहा है? तो किन किन कारणों से हो रहा है? व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के कारण। प्रश्न 9, बस्तियां किस प्रकार की हो सकती हैं? स्थायी व अस्थायी। अगला प्रश्न है, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियां, जैसे घने जंगलों में या गर्म जगह पर या पर्वतों पर या ठंडे रेगिस्तानों में। प्रश्न 11 है, लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। प्रश्न 12, शहरों में प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? बढ़ती आबादी व वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण प्रदूषण और यातायात जाम होता है। प्रश्न 13, लोगों के शहर में आने के क्या क्या कारण हैं? या तो शहर में लोग नौकरी के लिए आते हैं या बेहतर शिक्षा के लिए या चिकित्सीय सुविधा की तलाश में। प्रश्न 14 है, इस पाठ में कौन सी बस्तियों का वर्णन है? ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों का। ग्रामीण बस्ती में लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन। ग्रामीण बस्ती कैसी कैसी हो सकती हैं? सघन और प्रकीर्ण। सघन बस्तियां जिसमें घर पास पास हों और प्रकीर्ण बस्तियां जिसमें घर दूर दूर हों। प्रश्न 17, शहरी बस्तियों में लोग क्या क्या कार्य करते हैं? निर्माण, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्रों में। प्रश्न 18, परिवहन किसके आवागमन का साधन है? लोगों एवं सामान का। प्रश्न 19, हमारे देश में कौन कौन से जानवरों या पशुओं को परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? गधे, खच्चर, बैल, ऊंट आदि। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में कौन से पशु को परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है? लामा। प्रश्न 21, याक पशु का प्रयोग परिवहन के लिए कहाँ किया जाता है? तिब्बत में। प्रश्न 22, परिवहन के आधुनिक साधन किसकी बचत करते हैं? समय एवं ऊर्जा की। प्रश्न 23, परिवहन के मुख्य साधनों के नाम बताओ? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। प्रश्न 24, कम दूरी के यातायात के लिए सबसे उपयोगी किया जाने वाला परिवहन का कौन सा मार्ग है? सड़क मार्ग। प्रश्न 25, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? हिमाचल पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग। प्रश्न 26 बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कौन कौन से नगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। प्रश्न 27, तीव्रता से और कम खर्च में लोगों के आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य कौन से मार्गों द्वारा किया जाता है? रेल मार्ग द्वारा। प्रश्न 28, किन रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई यानी तेज हो गई? सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29,
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। प्रश्न 30, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक। प्रश्न 31, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए कौन सा मार्ग सबसे सस्ता है? जल मार्ग। प्रश्न 32, जल मार्ग कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। प्रश्न 33, नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग कौन से जल मार्ग के लिए किया जाता है? अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए। प्रश्न 34, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्गों के नाम बताओ। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। प्रश्न 35, विश्व के महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम बताओ। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। प्रश्न 36, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग कौन सा है? वायु मार्ग यानी बाई एयर। प्रश्न 37, परिवहन का वह साधन जो सबसे महंगा है परंतु दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचता है वह कौन सा है? वह भी कौन सा है? वायु मार्ग। जनसंपर्क के माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन। 39वां प्रश्न है, किससे संचार में तीव्रता आ गई? सैटेलाइट। प्रश्न 40, सैटेलाइट किस किस में सहायक है? तेल की खोज में, वनों के सर्वेक्षण में, भूमिगत जल में, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान और आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए सैटेलाइट सहायक है। प्रश्न 41 है, निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो मेज इसमें संचार का साधन नहीं है। अगला 42वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो इसका सही उत्तर है सबवे। प्रश्न 43, किसी द्वीप पर पहुंचने का कौन सा उपयुक्त साधन है? जहाज, क्योंकि द्वीप वो जगह है जो पानी के अंदर होती है और चारों तरफ पानी होता है, तो वहाँ जो है किसी और साधन से नहीं जाया जा सकता, केवल जहाज से जा सकते हैं। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल। प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगली क्षेत्रों में। इसी प्रश्न के साथ ये पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ है पाठ 8, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्रश्न नंबर 1 है, अमेजन की खोज कौन से देश के अन्वेषकों ने की? स्पेन के अन्वेषकों ने। प्रश्न 2, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। दूसरा, यहाँ का मौसम दिन रात लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तीसरा, इस प्रदेश में प्रति वर्ष वर्षा होती है बिना पूर्व चेतावनी के। तो इसमें ये प्रश्न सीधा सीधा ऐसे भी आ सकता है कि एक और ऑप्शन दे दें और उसमें ये पूछ लें कि इनमें से अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, या फिर इन्हीं का प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं कि अमेजन नदी बेसिन किस रेखा के आसपास फैला है या वहाँ का मौसम कैसा रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना। प्रश्न 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन। प्रश्न 5 है, आर्किड तथा ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधे कौन से वन क्षेत्रों में उगते हैं? वर्षा वन क्षेत्रों में। प्रश्न 6, वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी। प्रश्न ये भी हो सकता है कि गुंजन क्या है या टूकन क्या है, तो ये क्या है? पक्षी। प्रश्न 7, वर्षा वन में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम बताओ। बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर। प्रश्न 8 है, मांस खाने वाली मछली का नाम बताओ जो अमेजन नदी में पाई जाती है। तो उस मछली का क्या नाम है? पिरान्हा मत्स्य। या प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पिरान्हा क्या है,
तो पिरान्या क्या है? मत्स्य है यानी मछली है। प्रश्न 9 है, उस पौधे का नाम बताओ जो अपनी पत्तियों में जल संचित करता है यानी इकट्ठा करता है। तो उस पौधे का नाम है ब्रोमीलाइड। और इस जो जल में हैं वो मेंढक अपने अंडे देते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है कि मेंढक अंडे कौन से पौधे के पत्तियों के संचित जल में देता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? ब्रोमीलाइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्षावन में कौन सी मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं? तो मुख्य फसलें हैं टेपियोका, अनानास, शकरकंद। और अन्य हैं जो नकदी फसलें वो हैं काफ़ी, मक्का और कोको। प्रश्न 11 है, अमेजन नदी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अमेजन नदी के वहाँ जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बनाए गए घरों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा शब्द? मलोका। प्रश्न 12 है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 13 है, गंगा की सहायक नदियों के नाम बताओ। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम बताओ। बरही, दिहिंग, धनसारी, कलंग, सुबनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता, तोरसा, लोहित और बराक। प्रश्न 15 है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। प्रश्न 16, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 17, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल का नाम बताओ। धान, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जल है तो इसलिए क्या उगाया जाता है? धान। प्रश्न 18 है, चाय के बागान कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी बंगाल एवं असम में। प्रश्न 19, सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बिहार एवं असम में। प्रश्न 20, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागवान, साखू, पीपल। प्रश्न 21 है, चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि शंकुधारी पेड़ कौन कौन से हैं? चीड़, देवदार और फर। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। प्रश्न 23 है, बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में। प्रश्न 24, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको वहाँ के लोग, स्थानीय लोग मतलब वहाँ रहने वाले लोग, क्या नाम से पुकारते हैं? तो वो लोग जो है इस डॉल्फिन को सुसु के नाम से पुकारते हैं। और ये अंधी डॉल्फिन होती है और इसकी खास बात ये होती है कि ये जहाँ पाई जाती है वो जल शुद्ध होता है। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि शुद्ध जल में पाई जाने वाली मछली का नाम बताओ, तो वो भी क्या होगा? सुसु या अंधी डॉल्फिन। प्रश्न 25 है, हरियाणा के प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल का नाम बताओ। कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत जो है वो पौराणिक ग्रंथ है। प्रश्न 26 है, भागीरथी या गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों के नाम बताओ। कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद। प्रश्न 27, ताजमहल कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर। प्रश्न 28, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? यानी ये दोनों नदियाँ मिलती कौन से स्थान पर हैं? तो वो स्थान है इलाहाबाद। प्रश्न 29, काजीरंगा तथा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। प्रश्न 30, मैनियाक कहाँ का भोजन है? अमेजन के वर्षावन का। कौन सा? मैनियाक। प्रश्न 31, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे या हुगली नदी पर। अब हम पाठ 9 जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में भोजन, इस पाठ के एमसीक्यूज करते हैं। प्रश्न 1 है, जिन स्थानों पर पेड़ ही पर मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वन कहते हैं। और जहाँ घास की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे घास स्थल कहते हैं। प्रश्न 2 है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थल है? 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा।
प्रश्न 3 है, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल कौन से हैं? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। प्रश्न 4 है, उत्तरी अमेरिका के घास स्थल का नाम बताओ। प्रेयरी। प्रश्न 5, प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। और अगर शब्द की बात करें तो प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति प्रियटा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शाद्वल। प्रश्न 6 है, प्रेयरी घास के मैदान के बारे में मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं? ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ये अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस का निवास स्थल हैं। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का महत्वपूर्ण पशु है। तो प्रश्न इन 3 लाइनों में 3 अलग अलग प्रश्न भी हैं कि अमेरिका के मूल निवासी कौन हैं? रेड इंडियंस। या जो प्रेरी घास का मैदान है उसके महत्वपूर्ण पशु कौन है? अमेरिकी भैंस या बाइसन। या प्रेरी जो घास के मैदान हैं उनके वो कौन कौन से पर्वतों से घिरे हुए हैं? पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक। प्रश्न 7 है, कौन सी नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? तो ये नदियां हैं मिसिसिपी नदी और सस्केचेवान नदी। प्रश्न 8 है, प्रेरी क्षेत्र में गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे क्या कहा जाता है? विश्व का धान्यागार। प्रश्न 9 है, चिनूक क्या है? एक गर्म स्थानीय पवन। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड। अगला प्रश्न 11 है, प्रेरी घास स्थल की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसलें मक्का और अन्य फसलें आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फा अल्फा। ये अल्फा अल्फा विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि बाकी तो नाम सुने हुए हैं। प्रश्न 12 है, विशाल मवेशी फार्म को रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंच। और उनकी देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काउबॉय। प्रश्न 13, प्रेरी घास स्थल का महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? बाइसन या अमेरिकी भैंस। प्रश्न 14, ऐसी मशीन जो बुआई, जुताई और थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है कंबाइन। प्रश्न 15, प्रेरी घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कनाडा में। प्रश्न 16, वेल्ड घास के मैदानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। तो ये जो वेल्ड घास के मैदान हैं ये 600 से 1100 मीटर ऊंचे उर्मिल पठार होते हैं। दूसरा, इनके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तीसरा, ऑरेंज एवं लिम्पोपो इसकी सहायक नदियां हैं। प्रश्न 17, ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान कितना होता है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 18, वेल्ड के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड्डू। प्रश्न 19, लाल घास कहाँ पैदा होती है? वेल्ड की झाड़ियों में। अगला है प्रश्न नंबर 19, वेल्ड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो इनका मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन और दूसरा अगर व्यवसाय की बात की जाए तो वो दूसरा है दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 20 है, वेल्ड में पाई जाने वाली भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति का नाम बताओ। मेरिनो भेड़। अगला प्रश्न है, विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? सोने की राजधानी। कौन सी है? जोहान्सबर्ग, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न 22वां, किम्बरले किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। प्रश्न 23, वेल्ड कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में। प्रश्न 24, वेल्ड में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताएं। बबुल, मारोला। प्रश्न 25, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में स्थित है? तो इसका उत्तर है वेल्ड घास के मैदान में। प्रश्न 26, मिसिसिपी नदी किसे अपवाहित करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला प्रश्न है, कनाडा के प्रेरी का अपवाहन कौन सी नदी करती है? सास्केचुआन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, घास का सागर कौन से घास स्थलों को कहा जाता है? प्रेरी। प्रश्न 29, ऊनी उद्योग का विकास कौन से घास स्थलों में हुआ? वेल्ड घास स्थल में। अब हम पाठ 10 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन, इसके एमसीक्यूज करते हैं। प्रश्न 1 है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान कैसे हो सकते हैं? ठंडे या गर्म? प्रश्न 2,
ऐसा शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं वनस्पति विरल हो उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान। प्रश्न 3, सहारा का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। प्रश्न 4, विश्व का सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताओ? सहारा का रेगिस्तान। और अगर मैं इसके फैलाव की बात करूं कि ये कितनी दूरी में फैला हुआ है, तो ये है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो 3 भारत जितनी जगह में जो है सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। प्रश्न 5 है, सहारा का रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। कौन कौन से हैं 11 देश? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी पठार। प्रश्न 6 है, सहारा के रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? अब रेगिस्तान सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ रेत होगा, नहीं। सहारा के रेगिस्तान में बजरी के मैदान हैं और चट्टानी सतह वाले पठार हैं, और जो कितनी ऊंची हैं वो चट्टानें 2500 मीटर तक ऊंची हैं। अगला प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म है। और अगर सहारा के रेगिस्तान की जलवायु की बात करें तो वो गर्म एवं शुष्क है। प्रश्न 8 है, सहारा अफ्रीका के किस महाद्वीप में स्थित है? ये प्रश्न ऐसे होगा, सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप तो इसका उत्तर ही है। और अगर ये बात की जाए कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो वो उत्तरी भाग में। प्रश्न 9 है, सहारा रेगिस्तान का दिन व रात का तापमान कितना होता है? दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। और 1922 में ये अधिकतम जो है 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ? लीबिया के त्रिपोली में। अगला प्रश्न है, गर्म सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों के नाम बताओ? कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया। प्रश्न 11, गर्म सहारा रेगिस्तान के जीव जंतुओं के नाम लिखो? ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकली। प्रश्न 12 है, गर्म सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से समुदायों के लोग रहते हैं? बेदुइन और तुआरेग। प्रश्न 13, गर्म सहारा रेगिस्तान के लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ों से क्या क्या काम लेते हैं, यानी उनसे इनको क्या क्या मिलता है? तो इनसे इनको दूध मिलता है, इनकी खाल से पेटी, जूते और पानी की बोतल बनाते हैं, मतलब पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा मिलता है, और बालों से चटाई, कालीन और कपड़े के कंबल बनाए जाते हैं। प्रश्न 14 है, नील नदी कहाँ स्थित है? मिस्र में। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? कपास। अगला प्रश्न है, 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला टेफिलालेट मरुद्यान कहाँ है? मोरक्को में। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि मोरक्को में कौन सा मरुद्यान है? तो टेफिलालेट मरुद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? 13,000 किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 है, सहारा रेगिस्तान में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अल्जीरिया में, लीबिया में और मिस्र में। प्रश्न 17, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में। प्रश्न 18, लद्दाख शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ला और दाख। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। प्रश्न 19, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास कहाँ स्थित है? लद्दाख में। प्रश्न 20 है, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो सिंधु नदी और शोक नदी है। यहाँ की वनस्पति विरल है। ऊंचाई 3000 मीटर से 8000 मीटर तक है, क्योंकि कारगिल में 3000 मीटर है तो काराकोरम में 8000 मीटर तक है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री और रात का तापमान 0 डिग्री से -30 डिग्री हो जाता है। इसमें अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी प्रसिद्ध है। प्रश्न 21 है, लद्दाख का और क्या नाम है? तो लद्दाख का नाम है खा पा चान, जिसका अर्थ है हिम भूमि यानी बर्फ़ की भूमि। प्रश्न 22 है, लद्दाख में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप।
प्रश्न 23, लद्दाख के लोग जंगली बकरी, भेड़, याक, कुत्ते किस लिए पालते हैं? दूध, मांस और खाल के लिए। प्रश्न 24, लद्दाख में कौन कौन से उपवन पाए जाते हैं? शरपत और पॉपुलर। 25वां प्रश्न है, क्रिकेट का बल्ला कौन से पेड़ की लकड़ी से बनता है? शरपत यानी विल्लो से। प्रश्न 26, चीरू या तिब्बती एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव का शिकार किसके लिए किया जाता है? इसकी ऊन शाहतूश के लिए जो हल्की और अत्यधिक गर्म होती है। प्रश्न 27, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया में अधिकांशतः कौन से धर्मों के लोग पाए जाते हैं? मुसलमान। कौन से लोग पाए जाते हैं? मुसलमान और बौद्ध धर्म के। प्रश्न 28 है, लद्दाख में स्थित बौद्ध मठ कौन कौन से हैं? तो ये हैं हेमिस, थिक्से, शे, लामायुरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसल उगाते हैं? जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम। प्रश्न 30, मनाली लेह राजमार्ग कौन से 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांगला, बारालाचला, लुनगालाचला, टंगलंगला। अगला है, मनाली लेह राजमार्ग कब से कब तक खुलता है? जुलाई से सितंबर तक। प्रश्न 32 है, लद्दाख में स्थित बौद्ध मठ किसके साथ स्थित है? अपने परंपरागत गोम्पा के साथ। प्रश्न 33, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ क्या बनता है? मरुद्यान। और ये मरुद्यान उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। और ये मरुद्यान कैसे बनते हैं? तेज हवा से जो रेत होता है वो उड़ जाता है और वहाँ ज़मीन का जो सतह का पानी है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और इसलिए वहाँ वनस्पति उग जाती है। तो इसलिए वनस्पति उगने के कारण वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। तो ये हमारे चारों पाठों के प्रश्न उत्तर यानी MCQs पूरे हुए, पाठ 7, 8, 9 और 10।